गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। माइक अपना ऑफ कर लीजिए। किसी का माइक ऑन है? आतिफ, आपको कुछ कहना है? हैंड रेज किया आपने। आतिफ जाकिर। सो गुड इवनिंग एवरीवन। और क्लास स्टार्ट करें या बाकी लोगों का वेट करें अभी थोड़ा? आई कांट हियर यू। आतिफ, अपनी सेटिंग देखो, पता नहीं क्यों नहीं आवाज आ रही। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। आ रही है सर। आतिफ को नहीं आ रही। आतिफ को नहीं आ रही, क्या बात हुआ? ओके, क्लियर आवाज, वीडियो ऑडियो दोनों। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। सो स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। सो ये हमारी पहली क्लास है आईपीसी की, और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा सा बाइलिंगुअल करके थोड़ा पढ़ाएं तो जो है अच्छा रहेगा। आतिफ, आप अपना देखिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम है इधर से, ठीक है सब? ओके। और आईपीसी जो है वो कि बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज जुडिशरी में भी एक मेजर पोर्शन होता है, चाहे वो यूपी जुडिशरी हो, हरियाणा जुडिशरी हो, दिल्ली जुडिशरी हो, एमपी हो या किसी और स्टेट की हो। बिकॉज लॉ की दो ब्रांच होती हैं, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। एंड क्रिमिनल लॉ में जो मेजर पोर्शन है, अविनाश प्लीज म्यूट योर माइक। सो क्रिमिनल लॉ का जो है उसमें आईपीसी एक मेजर पोर्शन होती है। ओके। सो ये जो सब्जेक्ट है, जो लॉ ऑफ क्राइम्स 1 से के नाम से हमारे सिलेबस में है, और इसमें आईपीसी के बहुत सारे प्रोविजन हैं, बट सारी आईपीसी कवर नहीं है, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है कि सारी आईपीसी हम एक ही सेमेस्टर में डाल दें, बिकॉज 6 मंथ का सेमेस्टर है, उसमें भी एग्जाम होने हैं। सो विद इन 4 मंथ जो भी पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए कुछ लिमिटेड है, लेकिन फिर भी सिलेबस काफ़ी एग्जॉस्टिव है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए, मैंने स्क्रीन शेयर आपको की है, और उस स्क्रीन में आपको यहाँ से पहली यूनिट्स दिखाई देंगी। सो सिलेबस जो है वो आपका पूरा 11 यूनिट्स के अंदर डिवाइड है। 11 यूनिट्स के अंदर जो है आपका पूरा सिलेबस डिवाइड है। एंड हम इसमें चर्चा करेंगे कि कौन से यूनिट्स में आपको क्या पढ़ना है, और एग्जाम के हिसाब से उसकी कितना मार्क्स की वेटेज है। किसी यूनिट की 10 मार्क्स की वेटेज है, किसी की 30 मार्क्स तक की वेटेज है, और बेसिकली हर यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चर्चा आज हम इस पे कर लेते हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप अगर इसको सीरियसली, थोड़ा सा भी सीरियसली लेके इसको पढ़ते हो, सो आई एम श्योर दैट यू कैन गेट मार्क्स मोर देन 60% से ज़्यादा होते हैं, और लॉ फैकल्टी में 60% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। अभी इसके जो 11 यूनिट्स हैं, उसमें जो पहली यूनिट है, वो पहली यूनिट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे।
प्रिंसिपल ऑफ मेंसरिया एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मेंसरिया एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इस यूनिट के अंदर हमें कुछ चीजें पढ़नी है। पहला कि जो है क्राइम क्या होता है, और क्राइम जो है वो किस तरह से मोरल रॉन्ग से अलग है। एक तो हम कहते हैं क्राइम, ये चीज क्रिमिनल एक्ट है या ये क्राइम है, ये ऑफेंस है। और कुछ चीजें होती है जो मोरल रॉन्ग होती हैं, जैसे आप माँ बाप के पैर नहीं छूते या सुबह प्रॉपर नहीं उठते, तो उसको कहते हैं कि मोरली रॉन्ग है। तो मोरल रॉन्ग जो होता है वो सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। सोसाइटी में माना जाता है कई जगह पे कि अगर आप सेम कास्ट में नहीं करते हो तो मॉरली उसको गलत माना जाता है। लेकिन मॉरलिटी अलग है, एथिक्स अलग है और लॉ अलग है। अगर लॉ का वॉयलेशन होता है तो वो देखा जाता है कि वो सिविल है कि क्रिमिनल है। सो सिविल रॉन्ग मोरल रॉन्ग और लीगल रॉन्ग्स दोनों अलग अलग चीज होते हैं। और लीगल रॉन्ग में भी कौन सा सिविल रॉन्ग है, कौन सा क्रिमिनल रॉन्ग है, कौन सा क्राइम है, ये चीज हमें पढ़नी है। सेकंड चीज इसमें हमें पहली यूनिट में पढ़नी होगी, वो हम पढ़ेंगे कि जो क्राइम है उस क्राइम के कौन से एलिमेंट होते हैं। तो एक मैक्सिम जो यहाँ पे लिखी हुई है इटैलिक में, आपको दिख रही होगी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। और ये मैक्सिम आपको ये लगा लो हमेशा याद रखनी है। आप लॉ के स्टूडेंट हो, ये मैक्सिम आपको हमेशा याद रखना। मैक्सिम मीन्स सेइंग है, कहावत टाइप से है। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सिट्रिया। इसको आपको मेमोराइज करना है एक हिसाब से। तो इसमें बताया गया है कि एक क्राइम के दो एलिमेंट होते हैं, दो तत्व होते हैं। एक तो फिजिकल एक्ट और दूसरा आपका मेंटल एक्ट। बिकॉज कोई भी क्राइम जो है, कोई भी एक्ट जो है वो तब तक क्राइम नहीं मिलता जब तक कि उसके आप इंटेंशन के साथ नहीं करते हो, गिल्टी माइंड के साथ नहीं। सरस्वती अपना माइक बंद करो, ठीक है। जैसे कि आपको पता नहीं कि झाड़ी में कोई आदमी बैठा हुआ है और आपके पास गन है, आप गन से उस झाड़ी में फायर कर देते हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट की गन चला के देखता हूँ कैसी है। और उस झाड़ी में जो आदमी छुपा हुआ था या जो झाड़ी में बैठा हुआ था, उस आदमी को वो लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं था, आपका गिल्टी माइंड नहीं था। तो ऐसे एक्ट, या और कोई आप कुल्हाड़ी से काम कर रहे हैं, कुल्हाड़ी से आप लकड़ी काट रहे हैं और एकदम से उसका जो लोहे वाला पार्ट है वो उछट के किसी आदमी को टकरा जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। तो इसमें भी ये एक्सीडेंट है। तो ऐसे में एक्सीडेंट में आपकी कोई मेंसरिया नहीं थी, कोई आपका गिल्टी माइंड नहीं था उस काम करने को। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं, दोनों तत्व जो हैं, एक्टस रियस एंड मेंसरिया, ये दो एलिमेंट होते हैं, ये हमें समझना है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है कि कुछ ऑफेंसेस हैं, कुछ ऐसे क्राइम हैं आईपीसी में या और भी अलग अलग क्रिमिनल प्रोविजंस में जिसमें कि मेंसरिया की जरूरत नहीं होती। लॉ या तो स्ट्रिक्टली उसमें एक्सक्लूड किया हुआ है कि मेंसरिया की जरूरत नहीं है, या बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन उसको इंटरप्रिटेशन पढ़ने से ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इसके अंदर मेंसरिया की जरूरत नहीं होती। ऐसे ऑफेंस जिसमें मेंसरिया आपके प्रूव नहीं करना होता उसको हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस कहते हैं। बिकॉज आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 101, और सेक्शन 101 है वो बताता है कि किस पार्टी के ऊपर बर्डन है प्रूव करने का। कोई आपने ऑफेंस किया तो ये कौन प्रूव करेगा कि अक्यूज ने ऑफेंस किया। और सेक्शन 101 कहता है कि जो पार्टी, दैट पार्टी गोज टू द कोर्ट हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ। जो पार्टी कोर्ट में जाती है और जज से रिलीफ मांगती है अपने फेवर में, उसी के ऊपर बर्डन है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो उस प्रोविजन, वो उस ऑफेंस के सारे एलिमेंट को प्रूव करेगा। और इसलिए जो मेंसरिया भी जो है, जो गिल्टी माइंड है, वो भी प्रूव किसको करना है, जो प्रोसिक्यूशन है। देखिए क्रिमिनल लॉ के अंदर दो पार्टी होती हैं, जिसके ऊपर ऑफेंस हुआ है
तो जो ऑफेंस जिसके ऊपर हुआ है या ऑफेंस जिसके अगेंस्ट हुआ है, यानी अगर ए ने बी को चोट पहुंचाई या ए ने बी का रेप किया, तो बी के ऊपर ऑफेंस कमिट हुआ है। अब बी जो है वो सजा दिलवाना चाहता है ए को, और जब बी ए को सजा दिलवाना चाहता है तो इसको बोलते हैं कि बी जो है वो ए को प्रोसिक्यूट करना चाहता है। तो बी जो है जिसके ऊपर ऑफेंस हुआ है उसको बोलते हैं हम प्रोसिक्यूशन साइड, और ए जो है वो अपना बचाव करेगा, नहीं नहीं जी मैंने तो ये काम नहीं किया, नहीं मैं तो उस समय मेरी इंटेंशन ही नहीं थी, मैंने इनको देखा नहीं, या मैं नशे में था। तो बी जो है डिफेंड करता है अपने आप को, बचाव करता है। तो जिसने क्राइम किया है वो डिफेंस साइड होते हैं। सो क्रिमिनल केस के अंदर जिसके ऊपर ऑफेंस हुआ वो प्रोसिक्यूशन साइड, जिसने ऑफेंस किया वो डिफेंस साइड है, ठीक है। ऐसे ही सिविल केस के अंदर भी अगर सपोज करो आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने बहुत दिन से कब्जा किया हुआ है और अब आप एक केस डालते हो तो उसको सूट बोलते हैं, SUIT। तो जब आप सूट डालते हो तो आप जज से एक याचना करते हो, एक प्लेंट लिखते हो। तो इसलिए सिविल केस में जो पार्टी जिसका राइट वॉयलेट हुआ है, जैसे आप टॉर्ट में भी पढ़ा होगा कि राइट वॉयलेट होता है तभी रेमेडी मिलेगी। तो अगर आपका राइट वॉयलेट हुआ है तो आप कोर्ट के अंदर जाओगे कि जी मेरा ये राइट वॉयलेट हुआ है और मेरे को रेमेडी दी जाए। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जिम्मेदारी आपको उस राइट को और उसके वॉयलेशन को प्रूव करने की आपके ऊपर है। और इसलिए जो है सिविल साइड के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसलिए जो है सिविल साइड के अंदर भी जो सूट डालता है उसके ऊपर बर्डन होता है, और उसको प्लेंटिफ बोलते हैं क्योंकि वो प्लेंट लिखता है, प्लेंट डालता है। और जो अपोजिट साइड होती है उसको आप क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि वो डिफेंड करता है, वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। तो पहली यूनिट में आपको मोटा मोटा 3 चीजें ही पढ़नी है, केवल 3 चीजें। बहुत ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आईपीसी ऐसा है जो हर स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता है। और बिलीव मी आप इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जो पढ़ाया जाए उसी के हिसाब से सोचना है। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें जो दी हुई नहीं आप अपने दिमाग से उसको प्रज्यूम करो, नहीं। जो फैक्ट दिए गए हैं उसी के आधार पे केस डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि सर ऐसा भी हो सकता था नहीं जाना है, क्या हुआ है, क्या फाइल के ऊपर है, उसके हिसाब से हमें देखना है। तो केवल 3 चीजें देखनी है। पहली कि लीगल रॉन्ग क्या होते हैं और मोरल रॉन्ग क्या होते हैं, और लीगल रॉन्ग में सिविल रॉन्ग क्या होते हैं और क्राइम्स क्या होते हैं। दूसरी चीज जो आपका एक क्राइम है, एक ऑफेंस है, उसके कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो एक ऑफेंस के 2 एलिमेंट होते हैं, एक्टस रियस दैट मीन फिजिकल एक्ट एंड मेंस rea दैट मीन द मेंटल एलिमेंट। तीसरी जो चीज है वो हमें पढ़नी है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस, यानी ऐसे ऑफेंसेस जिसमें मेंस rea प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उस सेक्शन को जब पढ़ोगे या तो उसमें मेंस rea स्पेसिफिकली ही हटाया हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है, या उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि लेजिस्लेचर जो है वो नहीं चाहता कि इसमें मेंस rea हमें प्रूव करने की जरूरत है। और इसके ऊपर 2 केसेस दिए हुए हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज। इसमें नेसेसरी इम्प्लीकेशन के द्वारा मेंस rea को कोर्ट ने कहा कि मेंस rea जो है नेसेसरी इम्प्लीकेशन के द्वारा कब मेंस rea जो है वो नहीं पढ़ी जाएगी। दूसरा जो केस है स्टेट ऑफ MP वर्सेस नारायण सिंह, ये केस इस पे है कि अगर लॉ के अंदर ही उस ऑफेंस के प्रोविजन के अंदर ही ये लिखा हो कि मेंस rea हो या ना हो, तो उस केस में हमें स्पेशल मेंस rea पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। और मेंस rea जो है उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपके मेंटल एलिमेंट को दिखाते हैं, जैसे कि वर्ड यूज हो कहीं पे इंटेंशनली, यानी इंटेंशन के साथ किया, तो ये आपके माइंड को दिखाता है। विद द नॉलेज, रीजन टू बिलीव, मैलिशियसली, सो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो मेंस rea को दर्शाते हैं। और ऐसे वर्ड आपको आईपीसी के जो 511 सेक्शंस हैं, तो जिन जिन सेक्शनों में ऑफेंस है वहां पे जरूर आपको इस तरह के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे।
लेकिन कुछ ऑफेंसेस हैं जैसे कि आपका किडनैपिंग है, रेप है, ऐसे ऑफेंसेस में आपको इस तरह के वर्ड नहीं मिलेंगे और ऐसे ऑफेंसेस को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस कहते हैं। अब इन दो केसों से अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो या तो पहले केस से आएगा या दूसरे केस से आएगा, और इस यूनिट से 100% एक क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा 20 मार्क्स का। दूसरी बात यह है कि आईपीसी में ज़्यादा यूनिट हैं तो आपको कई बार मोस्टली बार 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसमें पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। ओके, तो इस तरह से पूछते हैं। हो सकता है कि पार्ट ए में वो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पूछ दे और पार्ट्स बी में स्टेट ऑफ एमपी वाले केस से पूछ दे। ठीक है, तो ये जो पहली यूनिट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एलिमेंट ऑफ क्राइम जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको थ्रू आउट आप बाकी की जो यूनिट है उनको भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब आप आ जाए सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट आप ये मान के चलें, ये तीनों यूनिट जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन तीनों यूनिट को टोटल मिला के आप ये कह सकते हो कि 30 मार्क्स के करीबन काम आएगा। 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का। जो आपके सेकंड यूनिट है वो कवर करती है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, और इसके जो आपका जो सेकंड यूनिट होगा उसमें केवल हमें 2 ही सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी, और इन दोनों सेक्शन से ही आपको तकरीबन जो है, और आप ये समझ लो एक और सेक्शन समझ लो सेक्शन 304। सो यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे सेक्शन 299 एंड 300, और यूनिट 3 में उसके एक्सेप्शन हैं तो 300 ही है। यूनिट 4 में 304 कैपिटल ए है, और इन तीनों यूनिट को मिला के 30 नंबर का काम आता है। अब इसमें हमें पढ़ना है सेकंड यूनिट में कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, सो देखिए अगर किसी आदमी की किसी कृत्य से, एक्ट से अगर डेथ कॉज होती है और उस डेथ में उसकी मेंसरिया है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होती है जो सेक्शन 299 में लिखा गया है। लेकिन उससे भी जब सीरियस होता है, उससे भी अगर ज़्यादा डिग्री का होता है तो उसको मर्डर कहते हैं। और इन दोनों का इतना डिफरेंस या दोनों को अलग ऑफेंस बनाने का तरीका ये है कि दोनों की सजा के अंतर है। कल्पेबल जो होमिसाइड है वो पनिशेबल है, उसकी सजा है सेक्शन 304 में, बिकॉज कोई काम क्राइम कब होता है, जब वो दंडनीय होता है। अगर आपको से पूछे कि अपराध क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी कृत्य जो कि दंडनीय है, जिसकी सजा है, तो उसको हम अपराध कहते हैं। अब जो कल्पेबल होमिसाइड है उसमें भी डेथ होती है और मर्डर है उसमें भी डेथ होती है, लेकिन दोनों की सजा के अंदर अंतर है। कल्पेबल होमिसाइड की सजा जो है वो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उम्र कैद तक हो सकती है, और मर्डर की जो सजा है वो मैक्सिमम डेथ पेनल्टी है। तो दोनों की जो है वो अंतर है। दोनों में एक्टस रियस सेम है। एक्टस रियस मीन्स द रिजल्ट ऑफ द एक्ट। दोनों में रिजल्ट ऑफ द एक्ट तो सेम है कि आपके एक्ट के द्वारा किसी की डेथ हुई, ठीक है, लेकिन मर्डर के अंदर उसकी जो इंटेंसिटी है, जो मेंसरिया है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, और कोई जो डेथ हुई है वो मर्डर है या नहीं है, उसके लिए हम इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं कि पहले वो कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। अगर किसी के काम से किसी की डेथ होती है तो सबसे पहले उसको देखेंगे कि वो कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं। कल्पेबल होमिसाइड है तब फिर सेकंड इंक्वायरी करेंगे कि वो मर्डर है या नहीं है। अब यहाँ पे इसके अंदर सेकंड यूनिट के अंदर आपको काफी सारे केसेस दिए हुए हैं, और इन सारे केसेस का अपना अपना महत्व है, बिकॉज जो सेक्शन 299 या 300 में देखते हैं
तो उसमें कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पहली बात कि जो जिसकी डेथ हुई है वो आपके काम के द्वारा ही मरना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 इडियट की तरह कि सर आपने उसका प्रोजेक्ट पास नहीं किया इसलिए उसकी डेथ हो गई, इसलिए उसने सुसाइड कर दी, ये मर्डर है। नहीं, जो डेथ हुई है वो अक्यूज के काम का नतीजा होना चाहिए, और इस चीज को हम बोलते हैं कोजो कोजोना और कैजुअल नेक्सस। यानी जो विक्टिम की डेथ हुई है वो अक्यूज के एक्ट का ही रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास जो है केस दिया हुआ है, और अगर जो है मैं और भी केसेस हैं उनके साथ इस चीज को हम प्रूव करेंगे। दूसरी चीज आती है कि अगर आपके एक्ट से किसी की डेथ हुई है तो उस एक्ट को करते समय आपकी मेंसरिया होनी चाहिए। अगर उस एक्ट को करते समय आपकी मेंसरिया नहीं है तो वो एक्ट क्राइम नहीं होगा, वो एक्ट जो है आपका कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। और अगर उस एक्ट को करते समय आपकी मेंसरिया है लेकिन रिजल्ट उसका डेथ नहीं हुआ तो भी जो है आपका वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो एक्टस रियस और मेंसरिया बोथ मस्ट बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, दोनों जो है उससे रिलेटेड होने चाहिए। और इसके ऊपर हमारे पास 2 केस हैं। आपका चौथा और 5वां केस है वो मेंसरिया और एक्टस रियस के रिलेशन के ऊपर है। प्लानी गुंदन वर्सेस एम्पिरर एंड इनरे थावमनी, ये दोनों केसेस जो हैं ये आपके मेंसरिया और एक्टस रियस के कॉम्बिनेशन के ऊपर हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि जो सेक्शन 299 के अंदर 3 क्लॉज हैं। सेक्शन 299 कहता है that whoever causes death by doing an act with intention of causing death or with intention of causing such bodily injury as likely to cause death or knowledge as is likely to cause death। यानी इसमें 3 हैं। पहला कि अगर आपके काम के द्वारा किसी की मौत होती है और जब वो आपने काम किया उस समय आपकी मनसा थी उसकी मौत करने की, उसकी आपकी इंटेंशन थी उसकी मौत करनी। बिकॉज जो एक्टस रियस है, एक्टस रियस का मतलब आपका एक्ट नहीं है, एक्टस रियस है का मतलब है आपके एक्ट का रिजल्ट। सो यहाँ पे अगर आपने बुलेट फायर करी वो पनिशेबल नहीं है। उस बुलेट फायर करने से या उस स्टैबिंग से, किसी को चक्कू मारने से या किसी के सर पे हथौड़ा मारने से या डंडा मारने से जो मौत हुई है दैट इज एक्टस रियस। अगर आपने किसी को चक्कू मार दिया लेकिन उससे अगर डेथ कॉज ही नहीं हुई तो एक्टस रियस नहीं है। तो हमारा जो एक्टस रियस है दैट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट, एंड रिजल्ट ऑफ द एक्ट इज द डेथ। कहता है सेक्शन 299 whoever causes death by doing an act। एक्ट आपका कोई भी हो सकता है, लोगों को नहीं पता कि आप कैसे मार रहे हो, आप जो है फायरिंग से मार रहे हो कि आप स्टैबिंग से मार रहे हो, किसी को चक्कू मारने को स्टैबिंग बोलते हैं, या आप डंडे को हिट करने से मार रहे हो, या आप शाहरुख खान की तरह ऊपर से बिल्डिंग से गिरा के मार रहे हो, या किसी को गाड़ी से टक्कर करके मार रहे हो, दैट मे बी एनी वे, बट आपके एक्ट के द्वारा उसकी डेथ होनी चाहिए। और जब आपने वो एक्ट किया तब आपकी इंटेंशन थी कि उसकी डेथ हो। लेकिन ये इंटेंशन प्रूव कैसे करेंगे? अभी इंटेंशन तो दिमाग की दिखती नहीं है। तो इंटेंशन जो है उसको प्रूव करने के लिए सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस लिए जाते हैं। 2 तरह के एविडेंस होते हैं, एक डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट मतलब अगर मैंने किसी को देखा है डायरेक्टली मर्डर करते हुए तो वो डायरेक्ट आपका एविडेंस होगा। और एक होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, जैसे कि आप सीढ़ियों से जा रहे हो और आपके साथ उस बंदे को सीढ़ियों में चढ़ते हुए देखा, और जब आप तो सीढ़ियों में ऊपर पहुंच गए और उस बंदे की बीच में लाश मिली, तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस यूज किया जा सकता है कि अगर वो आपके साथ था और आप ऊपर पहुंच गए तो जाहिर सी बात है कि आपने ही मारा होगा। ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट तो नहीं है और लॉ के अंदर उस तरह का मैथमेटिकल जो प्रूफ है वो पॉसिबल भी नहीं है और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। इसलिए जो है कई बार चीजें
जो है आपकी वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से प्रूव होते हैं। तो इंटेंशन थी या नहीं थी, उसके लिए आपके पास तीसरे नंबर का केस है, रावलापेंटा वेंकालू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और इस केस के अंदर एक बंदे को उसकी झोपड़ी को बाहर से जो है चैन से लॉक करके और उसमें आग लगा दी जाती है, और उसके नौकर उसको बचाने आते हैं तो नौकरों को भी नहीं जो है अलाउ किया जाता है, उन नौकरों को मार के भगा दिया जाता है। अक्यूज जो है, गांव वाले आते हैं, गांव वालों को भी मिट्टी विट्टी डाल के वो अक्यूज जो हैं, जो भी जिन्होंने ये काम किया वो भगा देते हैं। और जब वो कोर्ट में होते तो वो कहते हैं कि हमारी तो इंटेंशन नहीं थी, लेकिन कोर्ट कहता है कि जो आपके सारे काम हैं ये दिखा रहे हैं कि आप उस झोपड़ी में आग लगाकर उसको जिंदा जलाना चाहते थे। जब आपने झोपड़ी में आग लगाई जिसके कारण उसकी मौत हुई, तो जब आपने झोपड़ी में आग लगाई तब आपकी इंटेंशन थी उसकी डेथ कोज करने की, तभी तो आपने अलाउ नहीं किया दूसरे लोगों को, तभी तो उसको इस तरह से चैन से बांधा। तो ये केस दिखाता है कि किस तरह से हमें इंटेंशन को प्रूव करना है। उसके बाद में जो हमारा अगला पोर्शन इसमें रहेगा वो सेक्शन 299 और सेक्शन 300 जो है इनके कोरिलेशन के बीच में रहेगा। सेक्शन 299 के 3 पार्ट हैं, सेक्शन 300 मर्डर के 4 पार्ट हैं, और ये 299 से ही सेक्शन 300 में हम जाते हैं। तो यहाँ से हम पहला जो पार्ट है सेक्शन 299 ए का, उससे 300 में किस तरह से जाएंगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड क्लॉज है सेक्शन 299 बी से सेक्शन 303 का, तो उसके ऊपर हमारे पास 3 केसेस हैं। जो आपका कपूर सिंह वाला केस है, 7th केस कपूर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, 8th केस है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एंड 9th केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया। उसके बाद में एक ये आता है कि सपोज करो आप ए को मारना चाहते हो, और ए को मारने के लिए जो है आपने उस पे फायर किया, लेकिन ए बड़ा चालाक था, वो नीचे झुक गया और वो गोली जाके बी को लगी। अब आप आर्ग्यू करते हो कोर्ट में कि जी मैं तो बी को मारना ही नहीं चाहता था, तो डेथ तो आपकी बुलेट के से लगी, तो एक्टस रियस तो है, लेकिन जब आपने बुलेट फायर करी तब ना तो आपकी इंटेंशन थी कि बी की डेथ कोज करे, ना आपको नॉलेज थी कि उसके ए के पीछे बी खड़ा है जिससे बुलेट फायर करने से उसकी मौत हो सकती है, ना आप बी को कुछ बॉडीली इंजरी देना चाहते हो। तो इसके लिए एक सेक्शन है सेक्शन 301, सेक्शन 301 ऑफ आईपीसी, जिसको हम ट्रांसफर ऑफ मैलिस भी बोलते हैं। और उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 301 के अकॉर्डिंग अगर एक बंदा इंटेंशन या नॉलेज के साथ कोई काम करता है लेकिन उसका रिजल्ट दूसरे के ऊपर फॉल करता है, तो जो उस इंटेंशन के साथ उसने ए को मारने की या उस नॉलेज के साथ ए के अगेंस्ट जो काम किया है, वो सेम नॉलेज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी बी के काम के साथ। और इसलिए जो आपकी इंटेंशन थी ए को मारने की, वो इंटेंशन जो है वो मेंसरिया जो है वो बी के साथ हो जाएगी। तो बी की जो डेथ कोज हुई वो तो आपके एक्ट के द्वारा हुई, तो एक्टस रियस तो उसमें था, और मेंसरिया जो आपने ए को मारने के लिए की थी वहां से इंपोर्ट करके वहां से ट्रांसफर करके इसके साथ यूज किया जाता है, और इस कॉन्सेप्ट को ट्रांसफर ऑफ मैलिस कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पोर्शन इसमें आता है कि सेक्शन 299C का कंपैरिजन सेक्शन 304 के साथ। सेक्शन 299C उन डेथ को कवर करता है जहां पे आपकी इंटेंशन नहीं होती किसी को मारने की डायरेक्ट, या आपकी इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं होती कि आप उसका सर फोड़ना चाहते हैं, या उसका जैसे विरसा सिंह के अंदर था कि वो उस आदमी के हाथ पैर काटना चाहता था, तो उस तरह की कोई मनसा नहीं बॉडीली इंजरी की। लेकिन जो आप एक्ट कर रहे हैं वो एक्ट आपका डेंजरस है, वो एक्ट आपका डेंजरस है,
और वो डेंजरस है इसलिए लॉ आपके ऊपर नॉलेज इम्प्यूट कर देता है। अगर आप किसी को जो है किसी के ऊपर किसी को एक पहली मंजिल से धक्का दे देते हैं, मजाक में ही धक्का दे देते हैं, आपकी ना इंटेंशन थी, फैक्ट्स नहीं शो करते, लेकिन ये काम आपको देखना चाहिए कि ये काम डेंजरस है जिससे किसी की जान जा सकती है। तो सेक्शन 299C जो है वो आपका यही कहता है, whoever causes death, बीच के 2 क्लॉज छोड़ दो जो कॉमा लगते हैं, whoever causes death by doing an act with the knowledge that it is likely to cause death। यानी अगर आप कोई काम करते हो जो कि आपको नॉलेज है कि उसके द्वारा किसी की मौत हो सकती है, और उस काम के द्वारा अगर किसी की मौत होती है तो वो सेक्शन 299C में कल्पेबल होमिसाइड होगा। अब इससे जब हम मर्डर में आते हैं सेक्शन 299C से, तो वहां पे जो आपका है थोड़ा सा हो जाता है, यहाँ लाइक्लीहुड है, मर भी सकता है, मर नहीं भी सकता है। और सेक्शन 304 के अंदर जो है जो कि 299C का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है, उसके अंदर कहता है कि दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ विल कॉज द एक्ट इज इमिनेंटली डेंजरस एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट कॉज द डेथ एंड विदाउट एनी एक्सक्यूज। यानी अगर आपका काम किया और वो केवल थोड़ा सा डेंजरस है जिससे मौत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो वो आपका कल्पेबल होमिसाइड होगा। लेकिन अगर आपका काम बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत भीड़ वाला रोड है, रैली चल रही है, जैसे कि किसानों पे जो पीछे न्यूज में आया था कि वो नेता का बेटा जो कार चला के निकला, इस तरह का कोई इंसिडेंट है, बहुत भीड़ है, रैली हो रही है और उसमें कोई बंदा बड़ी स्पीड से कार निकाल रहा है, तो अब आपको यहाँ पे जो है नॉलेज इम्प्यूट करी जाएगी कि आप जब ये काम कर रहे हो तो ये बड़ा डेंजरस है, बिकॉज इतनी भीड़ में कोई भी सामने आ सकता है, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट कॉज डेथ, एंड आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं कि आप इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में ये फिर मर्डर हो जाएगा। और इसके ऊपर हमारे पास 2 केस दिए हुए हैं। केस नंबर 10 एम्परर वर्सेस धीरजिया, कि धीरजिया जो है वो अपने पति की पिटाई से बचने के लिए कुएं में कूद जाती है अपने बच्चे के साथ, और उस कुएं में कूदने के कारण अनफॉर्चुनेटली वो खुद तो बच जाती है लेकिन बच्चा मर जाता है। और फिर धीरजिया के ऊपर केस होता है कि जब आप कुएं में कूदी तो आपको पता है कि वो कितना डेंजरस काम है कुएं में कूदना, और उसके कारण आपका बच्चा मरा है। दूसरा केस होता है ग्यारसी बाई वर्सेस द स्टेट। तो ये महिला भी जो है अपनी फैमिली में जो बड़ी परेशान थी, अपने सिस्टर इन लॉ जिनको ननद कहते हैं, और काफ़ी परेशान होने की वजह से अपने 3 बच्चों के साथ ये कहती कि मैं सुसाइड कर लूँगी, कुएं में कूद जाऊँगी, 3 बच्चों के साथ कूद जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली तीनों बच्चे मर जाते हैं और ये बच जाती है। और इस पे भी इसी तरह से केस चलता है कि उसने जो है जो ये काम किया कुएं में कूदने का, तो उसको पता होना चाहिए कि ये बड़ा डेंजरस है और इससे बच्चों की जान जा सकती है। अब इन दोनों केसेस में थोड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस हम क्लासेस के दौरान पढ़ेंगे। उसके बाद में आपकी तीसरी यूनिट है। सेक्शन 300 के अंदर 5 एक्सेप्शन है, 5 अपवाद हैं। अब ये जो पूरी कोरोलॉजी समझो, अगर आपके किसी एक्ट के द्वारा किसी की डेथ होती है तो पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये कल्पेबल होमिसाइड है, फिर कल्पेबल होमिसाइड से उसको मर्डर प्रूव करना पड़ेगा, और अगर मर्डर के बाद में आपने एक्सेप्शन प्रूव कर दिए तो फिर से ये जो आपका मर्डर है ये आपका कल्पेबल होमिसाइड ही समझा जाएगा। वर्ड इस तरह से यूज होते हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। लेकिन अगर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर तो वो मर्डर हो जाता है, बिकॉज सारे मर्डर जो हैं वो कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते। और फिर उस मर्डर में जो है
वो अगर प्रूव कर दिया जाता है कि इसके अंदर इन सेक्शन 300 के अंदर जो 5 एक्सेप्शन है, अगर कोई भी एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है तो वो फिर से आपका कल्पेबल होमिसाइड ही समझा जाएगा, यानी फिर से उसकी सजा सेक्शन 304 के अंदर ही जाएगी। अब इस सेक्शन 300 के अंदर जो 5 एक्सेप्शन हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है पहली एक्सेप्शन को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जिसमें KM नानावती का केस है और अक्षय कुमार की मूवी भी बनी थी नेवल ऑफिसर, जिसकी वाइफ का अफेयर होता है कि उसका किसी के साथ, और उस बंदे को वो मार देता है। अब उसमें होता है कि ये कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है। इसी के साथ प्रश्न आता है कि कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर प्रूव कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन, बिकॉज प्रोसिक्यूशन चाहता है सजा मिले, लेकिन एक्सेप्शन प्रूव कौन करेगा? एक्सेप्शन प्रूव करेगा डिफेंस, बिकॉज उसका फायदा डिफेंस को होगा, क्योंकि सेक्शन 103 इंडियन एविडेंस एक्ट में एक वर्ड यूज है ओनस ऑफ प्रूफ। तो इंडियन एविडेंस का सेक्शन 101 बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ, और दूसरी टर्म होती है जिसको हम कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ, ONUS। सो ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो चेंज होता रहता है। बर्डन हमेशा उसी पार्टी पे होता है जो कोर्ट में जाती है और अपने फेवर में रिलीफ मांगती है, एंड ओनस ऑफ प्रूफ हमेशा चेंज होता रहता है। अब ओनस ऑफ प्रूफ लॉ प्रज्यूम करेगा कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, सो डिफेंस को प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है, ये एक्सेप्शन इसमें एप्लीकेबल है। यश आदर्श, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? किसी को कोई पूछना है अभी तक? सर ये रिपीट कर देंगे एक बार, बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ। माइक बंद कर लीजिए। देखिए, किसकी जिम्मेदारी है कि कल्पेबल होमिसाइड होगा या मर्डर होगा? तो ये प्रोसिक्यूशन की है, बिकॉज जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है उसी के घर वाले, उसी की तरफ से, हालांकि रिप्रेजेंट क्रिमिनल केसेस में स्टेट करता है, ठीक है, स्टेट के नाम से केस होता है, तो वो उनके ऊपर बर्डन है कि वो सेक्शन 299 के पूरे एलिमेंट प्रूव करेंगे, और अगर सेक्शन 299 से बढ़कर वो मर्डर प्रूव करना चाहते हैं तो मर्डर के सारे एलिमेंट प्रूव करेंगे। लेकिन अगर एक्सेप्शन प्रूव करना है तो वो फिर डिफेंस की जिम्मेदारी है, बिकॉज लॉ प्रज्यूम करेगा कि कोई डिफेंस नहीं है, तो इसको हम ऑनस ऑफ प्रूफ कहते हैं। सो ऑनस ऑफ प्रूफ जो है वो आपके पास में जो है वो कीप ऑन शिफ्टिंग। अब यहाँ पे जो ऑनस ऑफ प्रूफ इस चीज को प्रूव करने का है वो डिफेंस के ऊपर है। जब डिफेंस ने प्रूव कर दिया तो रिबट करने का अधिकार फिर प्रोसिक्यूशन के पास आ जाता है। तो इस तरह से ऑनस जो है वो कीप ऑन शिफ्टिंग इस तरह से चलता है। अब इस यूनिट में 5 एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन जिसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हम बोलते हैं। सेकंड एक्सेप्शन आपका जो होता है जो जहाँ पे प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई एक्सीड कर जाता है, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जहाँ पे आपको बॉडीली हार्म करने की तो का राइट दिया हुआ है, लेकिन डेथ कोज करने का राइट नहीं दिया हुआ है, और आप डेथ कोज कर देते हैं, तो उसमें आपको जो है हार्डकोर क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, और आपने जो डेथ कोज की है वो मर्डर से घट के केवल कल्पेबल होमिसाइड की ही सजा मिलेगी। तीसरा आता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, पब्लिक सर्वेंट को जैसे कि पुलिस ऑफिसर है, और पुलिस ऑफिसर के हाथ से कैदी छूट के भाग रहा है, और लॉ उसको पावर दी गई है कि आप केवल उतना ही यूज कर सकते हो जितना जरूरी हो, लेकिन तो पैर में जनरली गोली मारते हैं, लेकिन उससे गोली जो है वो उसके सर में मार देता है और जिसके कारण डेथ हो जाती है। इस तरह का कोई इंसिडेंट है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी तरह से काम कर रहा है, तो उसमें भी जो है अगर मर्डर प्रूव हो जाता है और थर्ड एक्सेप्शन के एलिमेंट प्रूव हो जाते हैं, तो फिर मर्डर से वो कल्पेबल होमिसाइड ही कंसीडर होगा और उसकी कल्पेबल होमिसाइड की सजा मिलेगी। फोर्थ एक्सेप्शन आपका है सडन फाइट। एकदम से किसी के साथ सडन क्वेरल हो गया, झगड़ा हो गया,
आप किसी के खेत से जा रहे हैं, उसने कहा मेरे खेत से क्यों जा रहे हो, आपके दोनों के बीच में झगड़ा हो गया कि ये क्या बात हुई, कहीं से तो जाएंगे ही, और इतने में जो है आपकी फिजिकल फाइट हो गई, सडन क्वारल के बाद में सडन फाइट हो गई, 2 थप्पड़ उसने रखे, 2 थप्पड़ आपने रखे, और उसके बाद में उसने भी आप पे लात घूसे मारे, आपने भी लात घूसे मारे, और आपके लात घूसे से वो मर गया। ठीक है, तो ऐसे में जो डेथ कोज हुई, अगर उसमें आपने आपके सारे एलिमेंट प्रूव हो गए और वो कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर भी प्रूव हो गया, तो ये फाइट सडन हुई, आपका कोई प्री मेडिटेशन नहीं था कि आप उसकी डेथ ही कोज करना चाहते हो, आप तो बस उस खेत से गुजर रहे थे और अचानक से ये सारी चीजें हो गई। तो एकदम से हीट ऑफ पैशन के अंदर अगर कोई काम हो जाता है तो उसको भी जो है 4th एक्सेप्शन के द्वारा फिर वो मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड कन्वर्ट हो जाता है और कल्पेबल होमिसाइड की सजा मिलती है। 5th होता है अगर किसी की कंसेंट के साथ डेथ हो जाती है, कंसेंट के साथ किसी ने कंसेंट दिया कि जो है आप मैंने सर पे सेव रख दिया और आप फायर करिए, ओके, और आपने कहा कि भाई गोली लग गई, तो लेकिन उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, गोली लग भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद में जो है इस तरह से वो करते हो। या किसी ने कहा कि मुझे मार दो और जो है मैं अपने दुश्मनों को फंसाना चाहता हूँ, जब इसमें 2-3 केस हम करेंगे तो उसमें है भी एक इस तरह का। लाहौर हाई कोर्ट का केस है कि फादर अपने बेटे को कहता है कि बेटा मुझे जो है आप मार दो और उसका दुश्मनों को हम जो है अपने एनिमीज है उनको फंसा देंगे। तो अगर कोई 18 साल से ऊपर है और वो अपनी कंसेंट से डेथ कॉज करवाता है। एक और केस है बिहार का, उसमें वो बंदा 2 बार फेल हो जाता है 10th में, तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड करूंगा। वाइफ कहती है कि नहीं मुझे भी पहले मार दो और फिर आप मर जाओ, दोनों साथ मरते हैं, पहले मुझे मार दो। और वो अपनी वाइफ को मार देता है, उसकी कंसेंट के, वाइफ की कंसेंट होती है उसके साथ, और अब अपने आप को मारने से पहले, अपनी सुसाइड करने से पहले पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो ऐसे केसेस में को हम बोलते हैं डेथ बाय कंसेंट, यानी सहमति के द्वारा किसी की मौत करना, किसी की जो है किसी को मारना। और इस केस में फिर जो है वो मर्डर से घटके आपका कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। तो ये आपकी 3rd यूनिट है। और सडन फाइट पे आपके पास केस दिया हुआ है, केस नंबर 13, गप्पू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो कि पहली यूनिट है, उसके ऊपर हमने केस दिया हुआ है, केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत बार इस केस से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से बिरसा सिंह का केस है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी जनरली जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक कभी 10 मार्क का ये जो पलानी गुंदन और यहाँ के पोर्शन से पूछ सकते हैं, या 10 मार्क के जो है आपका एम्पियर वर्सेस धीरज या ग्यारसी बाई वाले केस से भी पूछ सकते हैं। अब यूनिट 4 में चलते हैं। यूनिट 4 जो है वो भी डेथ को कवर करती है कि अगर आपके एक्ट के द्वारा किसी की डेथ हो जाती है तो, लेकिन वहाँ पे ना इंटेंशन है, ना इंटेंशन टू कॉज डेथ है, ना इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ है, ना नॉलेज है, इवन नॉलेज भी इम्प्यूट करना मुश्किल पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस को कवर करने के लिए आईपीसी जो कि 1816 में बना, उसमें 10 साल बाद में एक नया सेक्शन ऐड किया गया, और इस नए सेक्शन को बोलते हैं होमिसाइड और डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। यानी ये प्रोविजन ही तब अप्लाई होता है जब वो डेथ आपका कल्पेबल होमिसाइड नहीं होता है। अगर किसी की भी डेथ आपके काम द्वारा हुई है और वो काम में आप नेग्लिजेंट थी, नेग्लिजेंट का मतलब आपकी ड्यूटी थी बट आपने ड्यूटी फुलफिल नहीं की। जैसे कि एक मदर है, मदर कोई ड्यूटी है अपने बच्चे को फीड करने की, और वो बच्चे को फीड नहीं कर रही और वो मर जाता है, बिकॉज एक्ट जो है दैट एक्ट आल्सो इंक्लूड इलीगल ओमिशन। या कोई वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर और नर्स की जिम्मेदारी है उसकी ऑक्सीजन और वो देखने की, और वो उसको नेग्लिजेंट रहते हैं जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है।
तो ऐसी चीजों को कवर करने के लिए ये सेक्शन 304A है। इसी तरह से दहेज के कारण जो हत्याएं होती हैं उनके लिए सेक्शन 304B है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो है नहीं। सिलेबस के दौरान थोड़ा सा मैं उसको बता दूंगा, बाकी हमें उस पर पढ़ना नहीं। तो ये जो डेथ होती है इसमें ना आपकी इंटेंशन है, जिसको हम मेंसरिया कहते हैं, इसके 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज सबसे ग्रेव होती है इंटेंशन, जहां आपका पूरा मन है कि उसको वो जो आप काम कर रहे हो उसका वही नतीजा हो जो कि नतीजा आप चाहते हैं। दूसरा होता है नॉलेज, कि आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे वो नतीजा हो, लेकिन इतना तो मान सकते हैं लोग, आप पे नॉलेज इम्पोज करता है कि आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि ये जो काम कर रहा है इसकी क्या रिजल्ट हो सकता है। यानी आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन लो आप पे नॉलेज इम्प्यूट करता है। और तीसरा होता है रीजन टू बिलीव, आपको नॉलेज भी नहीं थी लेकिन आप इतना अंदाजा लगा सकते थे। और रीजन टू बिलीव का उदाहरण, जैसे नॉर्मली जो हमारे यहाँ शादीशुदा महिलाएं होती हैं तो मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो यहाँ पे मांग में सिंदूर है तो इससे रीजन टू बिलीव है कि दैट शी इज मैरिड। तो इस तरह का सिचुएशन जहाँ पे आप कोई नॉलेज भी इम्प्यूट नहीं कर सकते, लेकिन सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ पे आप उस चीज को विश्वास कर सकते थे। रीजन टू बिलीव, आपके पास रीजन था उस चीज को विश्वास करने का, तो ऐसी चीज को आप रीजन टू बिलीव करते हो। लेकिन उससे भी डाइल्यूटेड फॉर्म होता है जब आपकी जिम्मेदारी थी लेकिन आपने जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई, और आपको ना नॉलेज थी कि ऐसा हो सकता है लेकिन आप उतने विजिलेंट नहीं थे, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं नेग्लिजेंस। और जब नेग्लिजेंट एक्ट के द्वारा आपका डेथ हो जाता है तो उस डेथ को जो है सेक्शन 304 कैपिटल A के अंदर कवर किया जाता है। दूसरा इसमें होता है रेसनेस का मतलब है, जैसे कई लोग कहते हैं ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोड के बीच में बाइक लगा दी, आई डोंट केयर। सो जब आप जो है नेग्लिजेंस से अलग होता है रेस, व्हेन यू आर केयरलेसनेस, advertently you are doing, when you are advertently doing that is rash, when you are inadvertently doing it is means negligence। तो यहाँ पे केस नंबर 14 है चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और केस नंबर 15, ये दोनों केस इस पे हैं। चेरुबिन ग्रेगरी वाले में बिहार के अंदर एक बंदे ने अपना जो है बाथरूम बनवाया, लैट्रिन बनवाया कि मैं अच्छे से इसको यूज करूंगा, लेकिन वो देखता था सुबह कि कोई उसको उससे पहले यूज करके चला जाता है, और वो इस चीज से परेशान होके उसने अपने बाथरूम के सामने इलेक्ट्रिक वायर लगा दी कि कोई आएगा, झटका लगेगा और भाग जाएगा, आगे से यूज नहीं करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जो झटका लगा रहा है वो इतना है जिससे कि किसी अगर कोई नहीं होता है और उसके ऊपर ही वापस फॉल हो गया तारों पे ही, तो उन नंगी तारों के कारण डेथ हो सकती है। और कोर्ट ने इसमें कहा कि चलो उसकी नॉलेज भी नहीं थी, नीदर ही वाज इंटेंडेड टू कॉज, उसका पर्पस तो ये था कि मेरा बाथरूम सेफ हो। जैसे लोग खेतों में भी तार लगाते हैं, थोड़ा सा उसमें करंट की अमाउंट छोड़ते हैं ताकि जानवर टच करेंगे तो भाग जाएंगे, लेकिन इतना तो वो सोच सकता है कि इससे डेथ भी हो सकती है, इसलिए वो पूरी तरह से जो है इनएडवर्टेंटली भी उसने काम किया, बट दैट मीन ही वाज नेग्लिजेंट। सो ऐसे केस में कोर्ट ने माना कि वो नेग्लिजेंट तो है ही है जिसके कारण ये डेथ हुई, बिकॉज लाइव वायर जो है वो कई बार झटका लगने पे छोड़ती नहीं है और उसके कारण भी डेथ हो सकती है। अब हम इन तीनों यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों को मिला के आप 30 मार्क्स का नंबर लिखना। 30 मार्क्स हो सकता है कभी क्वेश्चन एक्सेप्शन 1 से पूछ दे, हो सकता है कभी क्वेश्चन बिरसा सिंह से पूछ दे, हो सकता है कभी क्वेश्चन आपका 304A से पूछ दे, हो सकता है कभी क्वेश्चन जो है 3 पार्ट जो पूछने हैं 10-10 नंबर के, वो कोई क्वेश्चन जो है आपका धीरजिया से पूछ दे, या आपका क्वेश्चन प्लानी गुंदन से पूछ दे। लेकिन टोटल इनका मिला के 30 मार्क्स का है, और इनमें मोटे मोटे तो केवल 3 ही सेक्शन है, 299, 300 एंड 304। छोटे वाले सेक्शन मिला लो तो 300, 300, 302 भी मान लो, 301 भी मान लो,
303 भी मान लो, हालांकि 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है, लेकिन वो भी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। 304 भी मान लो, ठीक है। बट लेकिन 302, 304 ये केवल पनिशमेंट का सेक्शन है। 301 जो है वो ट्रांसफर ऑफ मैलिस का सेक्शन है, और आपका 303 जो है वो केवल पेनल्टी के ऊपर है। अब आपकी जो 5th यूनिट है दैट इज जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन मीन्स अपवाद हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर कोई काम करता है, जैसे हम सेक्शन 299 को पढ़े, whoever causes death by doing an act, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जहां पे डेथ कोज होती है, लेकिन वो डेथ जो है उसको जो है एग्जम्प्ट किया गया है, बिकॉज वो अपवाद के अंदर पड़ती है, एक्सेप्शन के अंदर फॉल करती है। और आईपीसी के अंदर जो चैप्टर 4 है आपका, उसके अंदर एक्सेप्शन है, और इनको जनरल एक्सेप्शन कहा जाता है, बिकॉज ये जो एक्सेप्शन है ये सभी प्रोविजंस पे अप्लाई होते हैं। सारे ही जितने भी ऑफेंस जहां होगा वहां वहां ये अप्लाई होगा। सेक्शन 40 जो है हमारा आईपीसी का, जहां पे वर्ड ऑफेंस डिफाइन है, एंड आपका सेक्शन 6 और 7 जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन कहता है कि अगर कहीं डेफिनेशन है तो कोई वर्ड अगर डिफाइन है तो जहां जहां आईपीसी में वो वर्ड यूज होगा उसका सेम मीनिंग जो है हमें मिलेगा, सेम मीनिंग हम उसको यूज करेंगे। एंड सेकंड जो आपका होता है वो सेक्शन 7 की अगर एक एक्सेप्शन है तो जहां ऑफेंस होगा वहां पे वो यूज होगा। जैसे कि अगर ऑफेंस, अगर कोई काम 7 साल से छोटा बच्चा करता है तो वो एग्जेम्प्टेड है, अगर एक्सीडेंट के द्वारा हो जाता है तो एग्जेम्प्टेड है। आपका जो है लॉफुल एक्सरसाइज में करते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर किसी को कहता है कि इसको हैंग कर दो तो क्या उसको सजा मिलेगी? नहीं। जो जल्लाद होता है वो किसी को फांसी पे लटकाता है, वही एक एक्ट कर रहा है जिसके कारण डेथ होती है, लेकिन ये एक्ट एग्जेम्प्टेड हैं। तो ऐसी स्कीम है आईपीसी की बहुत प्रॉपर तरीके से, ताकि कहीं भी आपको कन्फ्लिक्ट सा लगे ना। और इन्हीं जनरल एक्सेप्शन जो कि चैप्टर 4 है आईपीसी का, सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक। लेकिन इसमें हमें जनरल एक्सेप्शन में एक पोर्शन है प्राइवेट डिफेंस का। प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस आप कह सकते हो, लेकिन वर्ड प्राइवेट डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस सपोज आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया मारने के लिए, तो अब आप चुप थोड़ी बैठोगे जब तक पुलिस आएगी, पुलिस मुझे रोकेगी। आप भी रिटेलिएट करोगे, आप भी तुरंत उस पर एक्शन लेगी। या किसी लड़की पे रेप का अटैक होता है, ए पे बी जो है रेप करना चाहता है, तो वो अपने बचाव में कुछ करेगी, और जब बचाव में करने पे अगर किसी का जो है नुकसान हो जाता है तो उसको